समय नेटवर्क और आप देख रहे हैं समय मुंबई। नमस्कार, सहारा प्रणाम। मैं हूं भरत मिश्रा। अपने मीरा भाईंदर की जंग के कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आ पहुंचे हैं एनसीपी के प्रमुख गिलबर्ट मेंडोसा जी के पास। गिलबर्ट मेंडोसा जी यहां से एमएलए भी हैं और यहां की राजनीति को अगर कहा जाए तो चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। जब सरपंच का चुनाव हुआ तो भी गिलबर्ट मेंडोसा प्रथम सरपंच बने, प्रथम महापौर बने और उसके बाद प्रथम आमदार बनने का भी गौरव उनको प्राप्त है। गिलबर्ट मेंडोसा जी की एक शख्सियत है कि वो काम अपने ही स्टाइल में करते हैं। उनके राजनीतिक विरोधी कितना भी उनके ऊपर आक्रमण करें, लेकिन उन्होंने आज तक अपनी स्टाइल को बदला नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गिलबर्ट मेंडोसा भाषण नहीं दे पाते, बहुत सारे लोग कहते हैं कि गिलबर्ट मेंडोसा पत्र नहीं लिखते हैं। इन तमाम सवालों के जवाब आज खुद हम जानेंगे गिलबर्ट मेंडोसा जी से। मेंडोसा साहब, आपका सहारा समय में स्वागत है। सबसे पहला सवाल, चुनाव चल रहे हैं, चुनाव में क्या मुद्दे हैं आपके? किन मुद्दों को लेके आप जनता के पास गए हैं? क्या वादे हैं उनके आपके? क्या आप उनको देंगे? मैं जनता के सामने आज जा रहा हूँ, वो सिर्फ विकास के मुद्दे पे जा रहा हूँ। मैं सरपंच था, नगर अध्यक्ष था, आज मैं एमएलए हूँ। मैंने एमएलए बनने के बाद में बहुत सारे लोगों के काम किए। मैं जो वार्ड में गया, जो लोगों का समस्या था, मैंने पूरा किया। और लोग आज जिधर भी जाता हूँ उधर लोग मेरा स्वागत करते हैं। नहीं, सेठ आया, सेठ ने हमारा काम किया। वो काम के आधार पे मैं जो वोट मांगने को जा रहा है वो आधार पे जा रहा हूँ। और जिधर जिधर काम बाकी है वो काम मैं अभी हमारे इलेक्शन के बाद में जो काम बाकी है लोगों का विकास का, वो मैं पूरा करके दूंगा। पहली समस्या तो मेरी ये, हमारे जनता को पानी की समस्या है। मैं आने के बाद में 72 घंटे का 72 घंटे का जो पानी था वह 36 घंटे पे लाया हूँ। लेकिन मैं वादा देता हूँ आप लोगों को, अगला इलेक्शन लड़ने तक मैं 24 घंटे में लोगों को पानी दूंगा। मेरे को पूरा भरोसा है हमारे नेता लोगों के ऊपर। अजीत दादा, तटकरे साहब, डावकरे साहब, हमारा पालक मंत्री, हमारा खासदार, हमारे हर काम में हमको साथ देते हैं, हमारे काम करते हैं। इसके लिए मैं जनता के सामने ठोक बोलूंगा कि हम 24 घंटे में लोगों को पानी देंगे। और जो भी लोग का विकास का काम है मैं जो भी होएगा, रोड का बोलो, अभी जो मीरा रोड में बोलेगा तो बारिश में बहुत सारा पानी जमता था, उसके लिए तो मैंने 183 करोड़ रुपए का नाले का सैंक्शन करवाया। उसमें से 22 करोड़ रुपया लोन हमको फंड भी आ गया, 44 करोड़ का हमने टेंडर निकाला है और वो थोड़ा काम भी चालू हो गया। अभी टप्पे टप्पे में वो सब आएंगे। और नाले की जो समस्या है, लोगों की गटर की समस्या है, वो अगला बारिश तक पूरा क्लियर होएगा। हमारा जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज का जो काम चालू है वो भी हमारा पूरा 8-10 महीने में पूरा होएगा। उसकी वजह से अगला साल में गटर का समस्या तो मेरे को लगता है पूरा ही क्लीन हो जाएगा। आप जाते हैं लोगों के बीच में, हमने भी देखा है लोगों के बीच जब आप जाते हैं तो लोगों का जो एक तरह से आपको प्रतिसाद मिलता है, बड़ा प्रचंड प्रतिसाद होता है। आप चाहे जहाँ भी जाएं, किस तरह की अपेक्षाएं लोग करते हैं, किस तरह की चीज़ें हैं, किस तरह की बात बताते हैं। कई जगह ऐसे होते हैं, आप एमएलए हैं, एक पार्टी के बड़े मुखिया हैं, नेता हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि बहुत ऐसी जगह है जहाँ 10 साल नगर सेवक गया ही नहीं, काम ही नहीं हुआ। नालियाँ जो हैं, आप गटर की बात करें, बड़े बड़े गटर, लेकिन शीतल नगर की अगर एक मैं बात करूं तो वहाँ मैंने देखा, खुद कई सालों से नहीं जा रहा। शीतल नगर में शिमला कॉम्प्लेक्स की सोसाइटी है, वुडलैंड सोसाइटी है, तमाम उस जगह की सोसाइटियाँ हैं जहाँ के लोगों को एक लंबे समय तक, एक टर्म नहीं, कम से कम 2 टर्म 10 साल तक उनको उसी नारकीय जीवन को जीना पड़ा। क्या कहेंगे आप इस तरह के कामों को? एमएलए ना होने के नाते आप किस तरह इनको सॉल्व करेंगे? आज मैं एमएलए होने के नाते भी मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो काम नगर सेवक कर रहा है वो काम मैं आज मीरा रोड में किया है। आपको एक टाइम मैंने खुद ही बुलाया था, जो गटर का समस्या था शीतल नगर में, तो वो टाइम
हमने जो गटर साफ सफा करने को लिया तो कम से कम उसमें 4 से 5 टन उसमें कचरा निकला। मैं सब अधिकारियों को पूछा, बाबा ये इतना गंदगी है इधर का, नगर कभी बोलते नगर सेवक हमको बोला नहीं, उसके लिए हम भी कभी आए नहीं। कोई हमारे पास कंप्लेंट देगा तो हम आएगा, लेकिन वो कांग्रेस के नगर सेवक को कोई पड़ा नहीं था लोग जनता के लिए, उन्हें कुछ भी नहीं किया। जब मैं जाने के बाद में मैं जो काम किया, वो गटर हमको कनाक्या तक खोदना पड़ा, मेन रोड में भी उसके ये था, चौकअप था, विरार से मशीन मंगाया और मशीन से वो ये करके वो सब कचरा निकाल के वो लाइन क्लियर किया। आज लोग उधर 100% नहीं लेकिन 80% तो लोग सुखी है। 26 जुलाई की बाढ़ आई मुंबई में, मुंबई बह गई एक तरह से, मीरा रोड भाईंदर में पानी नहीं भरा। अगले बार जब अगले साल पानी हुआ तो मीरा रोड आज भी जल जमाव की स्थिति से, लेकिन क्या वजह है कि भाईंदर साफ सुथरा, भाईंदर एकदम नीट एंड क्लीन, भाईंदर की नालियां एकदम साफ, मीरा रोड के साथ ये बर्ताव हुआ। अब आप चूंकि एमएलए, आपके अब दायित्व बनता है कि मीरा भाईंदर आपका पूरा हो गया, अब एक इलाका नहीं है, क्या कहेंगे ये काम का 2 भागों में क्यों बटा, एक भाग में ज्यादा एक में कम? जो भाईंदर हमारा वेस्ट है, वेस्ट में तो अपन पहले से जो काम करते हैं और हम फ्यूचर का प्लानिंग बना के काम करते आए। जो ईस्ट में, जो मीरा रोड में बोलो ईस्ट में, वो फ्यूचर का प्लानिंग नहीं था इन लोगों के पास। फ्यूचर प्लानिंग नहीं होने के नाते सब ये पानी भी नहीं जम रहा है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि मैंने जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज का और इसका नाले का जो टेंडर पास किया है, तो ये साल मैं बोलता हो सका तो कभी बारिश अभी तो गिरी तो कभी लोगों को तकलीफ हो सकता है, लेकिन अगला साल मैं गारंटी देता हूँ अगला साल लोगों को तकलीफ नहीं होगा। उसका मैं प्लानिंग किया, मैं बोला आपको 183 करोड़ का मैंने नाले का काम करे, वो टप्पे में हो रहा है, उसके लिए थोड़ा टाइम जाएगा। अगला साल में हम पूरा करके देंगे। अंडरग्राउंड उसका भी काम चालू है, वो भी ज्वाइंट हर सोसाइटी का ज्वाइंट उसमें ड्रेनेज में होगा। तो अगला साल मेरे को नहीं लगता अगला बारिश में अपने को दिक्कत आएंगी। आप 1 मैन आर्मी कहे जाते हैं, सिर्फ एक अकेली आर्मी, 1 मैन आर्मी चारों तरफ, लेकिन आप तभी काम अच्छा कर पाएंगे जब आपके नगर सेवक जो चुन के जनप्रतिनिधि आएंगे वो अच्छे होंगे। तो जब आपकी बार आपने जनप्रतिनिधियों को चुना, जिनको आपने मैदान में उतारा है, किस तरह के जनप्रतिनिधि हैं और क्या उम्मीदें हैं आपको जो चुन के आएंगे, और इनके लिए क्या आदेश है कि किस तरह की अपनी शैली होगी इनकी काम की? राष्ट्रवादी के जो नगर सेवक आज भी है, तो आज भी मैं तो यही बोलूंगा कि कोई आदमी हमारे राष्ट्रवादी के जो एक्स नगर सेवक है उसके ऊपर कोई उंगली उठाने जैसा, क्यों हर नगर सेवक मेरा, आप अब वेस्ट में जितने नगर सेवक है, हमारे मीरा रोड में वो चक्रा मैडम है, उधर हमारे चकना के साइड में हमारी पाटिल मैडम है, इधर ज्योत्सना मैडम है, उधर माली है, हर जगह आप जाएंगे तो वो लोग हमारे लोग यानी पब्लिक का काम कर रहे हैं। ऐसा मेरे को किधर सुनने में ना आया कि तुम्हारा नगर सेवक कभी हमारे को देखने को नहीं मिला, तुम्हारे समय हमारे वार्ड में ना आया। मैं हर टाइम गया, कभी मेरे को उन लोगों के बारे में कंप्लेंट आया नहीं। आज भी ऐसा वो हिसाब से मैंने अभी ज्यादा से ज्यादा यंग जो हमारे जो कैंडिडेट यंग है, जो जुना टीम था उसको मैं बहुत सारा कट किया है, और यंग टीम आने की वजह से लोगों और सब पढ़े लिखे लोग मैंने खड़ा किए। उसमें मेरा बेटा है, 2 बेटी है, वो भी सब पढ़े लिखे, जिधर जो कैंडिडेट दिए वो सब पढ़े लिखे, वेल एजुकेटेड है। ऐसा कोई अडानी नहीं, कोई गुंडा नहीं, कोई मोवाली नहीं, ऐसे लोगों को मैंने टिकट नहीं दिया। जो भी लोग पहले जो भी कुछ गलती हुए होंगे लोगों की, लेकिन आज जो अप टू डेट जो मान से इज्जत से जी रहे, ऐसे ही लोगों को मैंने टिकट दिया। राजनीति में कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ आंदोलनों के चक्कर में और तमाम तरह की एक्टिविटीज़ के चलते राजनीतिज्ञों को पुलिस का निशाना बनना पड़ता है और उनके ऊपर केस होते हैं। लेकिन साफ तौर पर एनसीपी के जो प्रमुख हैं गिलबर्ट मेंडोसा जी, उनका कहना है कि उन्होंने न सिर्फ प्रत्याशियों के चुनने में ये सावधानी बरती है और प्रत्याशियों को साफ तौर पर कहा है कि अगर आप जनता के द्वारा चुने जाते हैं तो आपको काम करना ही पड़ेगा। बहरहाल और सवाल हैं जो गिलबर्ट मेंडोसा जी से हम पूछेंगे, जो राजनीति से भी जुड़े हैं और उनसे भी तमाम सवाल जुड़े हैं, लेकिन वक्त है इस समय एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गठबंधन की राजनीति से लेकर गिलबर्ट मेंडोसा पत्र क्यों नहीं लिखते, भाषण क्यों नहीं देते, इस तरह के तीखे सवाल भी गिलबर्ट मेंडोसा जी से पूछेंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।
व्यापार में हो रहा नुकसान, कर्ज ने किया बेहाल, नौकरी के लिए है भटकाव, हर समस्या का निराकरण स्वर्ण स्पर्श के भाग्य रत्न, 50% की छूट और साथ ही ज्योतिष की मुफ्त सलाह। 30 दिन में फर्क ना पड़ने पर 100% पैसे वापस। आज ही संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार आप सबका फिर से स्वागत है मीरा भयंदर की जंग में। आज जो शख्सियत हमारे सवालों का जवाब दे रहे हैं उनका नाम है गिलबर्ट मेंडोसा। हालांकि गिलबर्ट मेंडोसा जी को प्यार से लोग सेठ भी कहते हैं। सेठ क्यों नाम पड़ा ये सवाल मैं बाद में पूछूंगा, लेकिन गिलबर्ट जी एक सवाल ये उठता है कि आप हैं तो एमएलए, आप यहाँ का पूरा प्रतिनिधित्व करते हैं, पर जब आपसे कोई आदमी कहता है कि आप पत्र लिख दीजिए, मेरा एक काम अटका है, मंत्रालय में अटका है, कहीं अटका है, आप पत्र नहीं लिखते, जिसके चलते आपके विरोधी ये कहते हैं कि आप पत्र लिखना ही नहीं जानते। आज मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप पत्र क्यों नहीं लिखना चाहते, लिखते क्या लिखना नहीं जानते, या फिर उसके पीछे भी आपकी अपनी कोई एक स्टाइल है? मेरा तो पहले से स्टाइल है। जो लोगों का काम है, कोई लोग आया मेरे पास, अभी वो पत्र मेरे को लेके आता है, उस पत्र के ऊपर मैं पत्र लिखूंगा, वो फिर मैं म्यूनसिपालिटी में दूंगा, उसके लिए 4 दिन तो ऐसे ही निकल जाते हैं। उस अवसर पे जो लोगों का काम है वो बेचारा 4 टाइम मेरे ऑफिस में चक्कर मारेगा, उसका टाइम बर्बाद होएगा, उसको जाने आने के रिक्शा का भाड़ा बोलो, वो सब उसका वो कभी किधर सर्विस करता होगा तो उसका सर्विस का खाड़ा होएगा। उसके लिए मेरा वो स्टाइल है कि जब कोई किसी का काम होता है मैं फोन उठाता हूँ, कोई भी अधिकारी को फोन लगाता हूँ, एक काम है, होता है तो हाँ, नहीं होता है तो नहीं, लेकिन 99% में लोगों का काम करके देता हूँ। अधिकारी लोग मेरा कोई भी काम रहेगा रिफ्यूज नहीं करता। क्यों? ऐसे बहुत नेता है कि जो अधिकारी लोगों से पैसा लेते हैं, मैं कोई अधिकारी से पैसा नहीं लेता, कोई हफ्ता नहीं लेता हूँ। इसके लिए जो भी अधिकारी लोग है वो मेरा काम तुरंत करके देते। एक बात और है, आपके विषय में आपके विरोधी बोलते हैं कि आप एक बड़े एम्पायर के मालिक हैं, आप एक बड़े लैंड लॉर्ड हैं, तमाम चीज़ें आपके पास, बहुत पैसा है। लोग बोलते हैं कितना पैसा है तो मुझे पता नहीं, तो आप ही बताएंगे। लेकिन एक सवाल जो उठता है कि सर जब आपके पास इतना ज़्यादा पैसा है तो आप उसको, आपके बाकी लोग तो स्कूल खुलवा रहे हैं, बाकी लोग अस्पताल खुलवा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं अपने इस शहर को एक आधुनिक एजुकेशन और आधुनिक टेक्नोलॉजी देने के लिए इस तरह के चीज़ों में आप क्यों नहीं निवेश करते या करवाते? अभी लोग कुछ भी बोले, मेरे पास कितना पैसा है और कितना नहीं है। अगर मैं बचपन से जब से मैं जो भी पैसा कमाता हूँ अच्छा धंधे में कमाता हूँ, कोई गलत धंधे में मैंने और कोई बोले गिलबर्ट सेठ ने गलत धंधा किया, उस दिन मैं आमदरगी का राजीनामा दूंगा। मैंने आज तक जो काम किया है वो अच्छा काम किया है, जो भी पैसा मिला वो समाधान माना है, उसमें से मैं लोगों को दान धर्म किया है। कोई लोगों को मैंने दवा खाने के लिए, कोई लोगों को मैंने एडमिशन के लिए, कोई लोगों को मैंने फीस के लिए, कोई लोगों के लिए रहने का कोई रूम नहीं होगा उसका भाड़ा चाहिए, उसके लिए मैं भाड़ा भी दिया हूँ। जो गरीब लोगों का जो काम है उसके लिए जिधर जिधर पैसा लगा, मैं कोई बड़ा सेठ तो नहीं हूँ, लेकिन जो जितना मेरा औकात है वो औकात के हिसाब से मैंने लोगों को सेवा की है। और ये स्कूल और इसमें मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं बोला आपको, जो लोगों का मैं फीस भरता हूँ, किसी को एडमिशन देता हूँ, उसमें मैं खर्चा करता हूँ, उसमें मेरे को समाधान है। मेरे को कोई धंधा नहीं खोलना। आज के तो स्कूल और हॉस्पिटल का तो धंधा खोल के रखा है लोगों ने, वो धंधा मेरे को नहीं करने का, और वो झूठा आशीर्वाद मेरे को, मेरे बाल बच्चे को नहीं लेने का। इसके लिए मैं ये चीज में कभी गिरा नहीं और ना गिरूंगा। मैं जैसा लोगों का सेवा करते आया हूँ, एडमिशन के लिए, फीस के लिए, दवा के लिए, जो लोगों का पैसा नहीं एडमिट रखने के लिए, कोई ऑपरेशन के लिए, जो मेरे औकात है उसमें से मैं लोगों को मदद ही करते रहूंगा। लेकिन ये चीज मैं हॉस्पिटल स्कूल कभी जिंदगी में नहीं खोलूंगा। और ये पत्र एक ऐसी चीज है, वो एक अंधे लोगों का जो ये रहता है बेचारा, वो एक अंधा मिरौर में एक भूत चलाता था, वो अंधे के लिए कांग्रेस वाले नगर सेवकों ने उसका अंधे का भूत भी तुड़वाया, वो कागज से पत्र लिख के। वही पत्र ऐसे लोग ऐसे काम के लिए वापरता है, उसके लिए मैं कभी पत्र नहीं वापरता हूँ। और अच्छा काम के लिए अगर मेरे को, मेरा मंत्री लोगों के पास कुछ काम है, मेरा कुछ प्रोजेक्ट, ये म्यूनसिपालिटी के लिए पानी की समस्या, उनके लिए मीटिंग लगाना है, इसको
जो अच्छे काम के लिए उसके लिए मैं पत्र लिखता हूँ। ये भाई गलत लोगों के लिए मैं गलत समस्या के लिए मैं कभी और गलत कारोबार के लिए मैं कभी पत्र नहीं लिखता हूँ। सवाल आपने बाल बच्चों का उठाया कि मैं अपने बाल बच्चों को मेरे जाने के बाद कोई उंगली ना उठा पाए मेरे बाल बच्चों के लिए। एक सवाल और उठता है आपके ऊपर, आपके विरोधी एक चीज़ आपसे और पूछते हैं कि क्या वजह है कि आपने 6 लोगों को, अपने ही परिवार के लोगों को उतार दिया। हालांकि मैं पीछे आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि मैंने पिछला चुनाव भी मीरा भाईंदर महानगर पालिका का कवर किया था और गिलबर्ट मेंडोसा ने अपने परिवार के लोगों को जो टिकट दिया था, उन्होंने निश्चित तौर पर न सिर्फ जीत करके अपने परिवार की शान बढ़ाई थी, बल्कि कहीं ना कहीं पार्टी के खाते में भी ज़्यादा सीटें गई थी। तो क्या कहीं ना कहीं ये है कि अगर जो आपने खड़े किए हैं लोग, ये जीत के आए, आपका नाम है, आपके नाम का बेनिफिट है, इसलिए आप ला रहे हैं, अपने अपने लड़के को भी राजनीति में ला दिया है, तो क्या उसको आप राजनीति सिखाएंगे या फिर समाज सेवा सिखाएंगे? जो आपके परिवार के लोग हैं उनका राजनीति में आने का क्या मकसद है? जो बाप समाज सेवा कर रहे हैं वो बाप बच्चे लोगों को कभी राजनीति नहीं सिखाएंगा। मैं बच्चे लोगों को राजनीति समाज सेवा ही सिखाऊंगा। और रहा बात, मैंने 6 टिकट दिया, 8 टिकट दिया, वो मेरे बलबूते भी दिया। हमारा राष्ट्रवादी कांग्रेस सक्षम है, हमारे पवार साहब सक्षम है, हमारे अजीत दादा सक्षम है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सक्षम, RR पाटिल सक्षम, सब लोगों को मालूम है। अगर दूसरा ये लोग अगर मेरे ऊपर ब्लेम करता है तो ये लोगों को किसने बंधन किया है? क्या तुम्हारे घर के लोगों को? मुजफ्फर ने भी उसके माँ को तो उतारा है, नरेंद्र ने भी उसके भाई का औरत को तो उतारा है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? तो आज तुम्हारी ताकत कम है, इसके लिए तुम एक उतारा है, मेरी ताकत ज्यादा है, मैंने 8 उतारा है, उसमें क्या फर्क गिरता है? और 8 में जो 6 सीट मैंने उतारा है वो सबको मैं चुन के लाऊंगा। और मैं जो काम करता हूँ वो काम में मेरे बच्चे लोग भी, मैं रहा घर में नहीं रहा, किसी का फोन आया, कुछ काम रहा, वो फोन उठाते, फिर मैं नहीं रहा तो बच्चे लोग मेरे काम करते। कोई पॉलिटिशियन का काम हो, कोई राशन वाले का काम हो, राशन का कार्ड का काम हो, कुछ भी काम रहेगा बेचारे हमारे बच्चे लोग भी जाता है। ऐसा कुछ नहीं, बच्चे लोग ने समाज सेवा किया है वो हिसाब से। और लोग खुद ही लोग हमको बोलते हैं, सेठ आप अकेला किधर किधर ये पूरा पड़ेगा, आप आपके बच्चे लोगों को भी लाओ, क्या हमको भी अच्छा लगेगा, उनको टिकट दे, वो चुन के आएंगे, हम लोग चुन के लाएंगे। उसके लिए मैंने उन बच्चे लोगों को खड़ा किया। और अब तीसरा सवाल रहा अभी ओबीसी का। ओबीसी के वजह से भी हमको तकलीफ हुई। हम एक तो वो मिलन म्हात्रे, आपको तो मालूम है, उसको कुछ ना कुछ तो बहाना चाहिए। अभी हमारे कैंडिडेट ओबीसी है बेचारे, उनको बोलेगा तो वो लेडीज लोग बोलता है नहीं हम उनके सामने नहीं, क्योंकि हमको तो एक पुलिस का केस करेगा या कुछ ना कुछ कोर्ट कचहरी करेगा, हमको इधर ये तकलीफ देगा वो तकलीफ देगा, वो उसके बहाने भी लोग कोई लेडीज उसके सामने खड़ा रहने को तैयार नहीं। लेकिन मेरे बेटी ने आज हिम्मत बता के वो बोलता मैं खड़ी रहता हूँ, और वो उसके सामने खड़ी रही। राजनीति में परिवारवाद को बढ़ावा देना कोई गिलबर्ट मेंडोसा की निजी फितरत नहीं है। चाहे गांधी परिवार को ले लो या फिर राजनीति में कई धुरंधर परिवारों को ले लो, कहीं ना कहीं सब ने, अगर उनके बच्चों के अंदर राजनीतिक प्रतिभा है तो उन्होंने अपने बच्चों को राजनीति में आने का मौका दिया है। और शायद यही वजह है कि गिलबर्ट मेंडोसा ने भी अपने परिवार के लोगों को राजनीति की एक दूसरी पीढ़ी तैयार करने के लिए खड़ा किया है। इसमें अगर विपक्ष बुराई ढूंढता है तो ये विपक्षी जाने। बहरहाल हमारे लिए फिर से वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन अब जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गिलबर्ट मेंडोसा जी से ये पूछेंगे कि आखिर वो क्या वादा कर रहे हैं मीरा रोड की जनता से, और मीरा रोड की जनता से वो कहना क्या चाहते हैं। लेकिन ब्रेक के बाद इन सवालों का भी आप गिलबर्ट मेंडोसा से जवाब लेंगे। फिलहाल फिर से रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ कर दिखाने की आग दुनिया बदल देती है, और एक आग होती है जो दुनिया भस्म कर देती है। इस आग को लगने ना दो। आपके अपनों को आग से सुरक्षित रखें। मल्टीगार्ड इंसुलेशन वाली लुमिनस वायर्स एंड केबल्स, जो घर को रखे टोटल फायर प्रूफ। लुमिनस, जिस पे देश करे भरोसा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम आज अपने मीरा भाईंदर की जंग के कार्यक्रम में मीरा भाईंदर के एमएलए गिलबर्ट मेंडोसा जी से बात कर रहे हैं। ये बात साफ तौर पर जाहिर सी बात है कि
कोई भी राजनीतिक दल जब चुनाव में उतरता है तो उसकी एक प्लानिंग होती है, एक विजन होता है। मेंडोसा साहब, अगर आप सत्ता में आए पूरी तरह से तो कौन सी वो चीज़ें, अगर मैं आपसे 2-3 चीज़ें जल्दी से जानना चाहूँ कि कौन सी वो चीज़ें हैं जिन पे आप फोकस करेंगे और 5 साल के अंदर मीरा भाईंदर वासियों को ये चीज़ देने की कोशिश करेंगे? पहला तो मैंने आपको बताया है कि मैं पहला प्राधान्य देगा तो पानी को, और जो मीरा रोड में जो नाले का जो मैंने बात किया, जो पानी जमता है बारिश में, लोगों के स्कूल में जाने का भी हालत ख़राब होता है, लोग सर्विस में जाने के लिए हालत ख़राब होता है, वो पहला मैं प्राधान्य उनको फर्स्ट प्रेफरेंस उनको दे देगा। उसके बाद में मैंने स्टेडियम का काम हाथ में लिया है, वो मैं स्टेडियम पूरा करूँगा। एक सवाल है कि एकदम सटा हुआ मुंबई है हमसे, जो देश की आर्थिक राजधानी है, एकदम सबसे पड़ोसी शहर है, हालांकि विकसित हुआ है तेजी से, ये बेहतर आप जानते हैं, आप सरपंच से लेकर आज तक यहाँ तक आए हैं, तो विकास तो हुआ है, तभी इसकी 15 से 20 लाख की आबादी पहुँच रही है। अगर विकास नहीं होता तो कोई नहीं आता, लेकिन उसके अलावा क्या वो चीज़ें होनी चाहिए मीरा भाईंदर में जिससे ये भी एक मुंबई की तरह एक शहर हो? लोग यहाँ पे जो बाहर जाने के बाद बोलते हैं पानी नहीं है, यहाँ पे मच्छर की प्रॉब्लम है, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सरकारी अस्पतालों की प्रॉब्लम है, उनके विषय में क्या कहेंगे आप? नहीं, अभी 1990 में नगर पालिका हुआ तब हमारे पास अच्छा मेजोरिटी था। जब आदमी के पास मेजोरिटी रहती है तो मेजोरिटी रहने से अपन कोई भी काम हाथ में लिया तो अपन पूरा कर सकता है। अगर आप आदमी के पास मेजोरिटी नहीं रहती है तो कोई भी ठहराव लेना है, अपने को अपना प्लानिंग है, तो कोई विरोधक तो यही करता है ना, वो प्लानिंग इनका है, अपने को नहीं बनाने को देने का है, तो उसका ठहराव पास नहीं करने का, यानी फ्यूचर में कुछ अपन विकास करना चाहता है वो विकास टूट जाता है। ये टाइम मेरे को अगर सत्ता मिली तो अब हम बम्बई में जो फैसिलिटी जो मिल रहा है लोगों को, वैसे ही फैसिलिटी मैं मीरा भाईंदर को दूंगा और चकाचक बना दूंगा। आपके ऊपर एक आरोप लगाते हैं आपके राजनीतिक विरोधी कि कहीं ना कहीं आप बीजेपी को ज़्यादा लाइक करते हैं, बीजेपी के साथ ज़्यादा रहते हैं, इसके विषय में क्या कहेंगे? क्या वास्तव में नरेंद्र मेहता से कुछ छुपा हुआ गठबंधन है आपका? नहीं, ऐसा देखो, मैं हर जो पक्ष है, हर पक्ष के साथ मेरा अच्छा है। मैं कभी भी इलेक्शन 2 दिन का रहता है, इलेक्शन के लिए झगड़ा करना, लोगों का विकास करने के लिए मैं हर कोई नगर सेवक होता है, लीडर होता है, उनसे मैं अच्छा रहता हूँ और उन लोगों से मैं ये भी सारा यानी सपोर्ट भी मांगता हूँ। उसके लिए मैं उन लोगों से कभी भी अच्छा। नरेंद्र मेहता तो अभी जुम्मा 8 दिन हो गया, अभी 2-3 साल से वो बीजेपी में आया, तो उससे रिलेशन तो मेरा सबसे अच्छा है। मुजफ्फर से भी अच्छे थे, लेकिन अभी भी कोई 1-2 बात से दिक्कत हो गई, वो बात से उसकी वजह से हमारा रिलेशन खराब हो गया। लेकिन पहला मेरा उससे भी अच्छा था। आज प्रभाकर मात्रे शिवसेना, वासुदेव नंबे थे, सबसे मेरा रिलेशन अच्छा। अरुण कदम है, वैती है, सबके साथ में मेरा रिलेशन है। कोई मेरे को ऐसा मेरा कोई उनके अगेंस्ट कभी कंप्लेंट हुआ क्या उसने मेरे ऊपर कंप्लेंट किया, ऐसा कभी हुआ ही नहीं और ना होता है। भले लोग मेरे पर आरोप करे, आरोप करने वाला तो क्या कुछ भी आरोप कर सकता है, तो बार बार हम उसको क्या सफाई दे। जो हमारे इधर के नेता है, अभी मीरा रोड का एक बड़ा नेता है, अभी लॉ कॉलेज सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू से पास हुआ, लेकिन वो इंटरव्यू में बोलता है लॉ कॉलेज तो हमने लाया, ये प्लानिंग मेरा है। अभी कितना सच कितना झूठ। तो उसके लिए मैं जब भी बोलता हूँ तोल मोल के बोलता हूँ, मेरे से जितना काम होएगा वही बोलूंगा। और मैंने लोगों को आश्वासन दिया हुआ आज तक पूरा किया है। मेरा गॉड मेरे साथ में, मेरे सब लीडर, मैंने आपको नाम लिया सब लीडर के, सब लीडर हमारे नेते हमारे साथ में। और जो लोगों को मैं वादा देता हूँ वो लीडर के बहाने मेरे ताकत से, हम लोग राष्ट्रवादी के ताकत से, हमारे सब कार्यकर्ता के ताकत से हम लोगों को जो वादा दिया है वो ये इलेक्शन में पूरा, हम चुनाव के बाद में हमारी पार्टी आएगी, हम सब वादे पूरे करेंगे। गठबंधन क्यों नहीं हो सका? राज्य में आप हैं, सेंट्रल में आप हैं, फिर जब निचले लेवल पे आए तो आपका गठबंधन क्यों नहीं हो? देखो, हम तो मैंने आपको बोला जो वादा मैं करता हूँ वो पूरा करता हूँ, जो वर्ड्स मैं देता हूँ पूरा करता हूँ। लेकिन जब युति होने के नाते जब हमारा कोई प्लानिंग होगा, हमने लोगों को जबान दिया होगा कि ये काम हम करके देंगे, इनको वो काम पसंद नहीं आते। क्यों? नाम मेरा होएगा, नाम हर टाइम नाम उनका होना चाहिए। वो जब बीजेपी को साथ में लेके कुछ हमारे ठहराव रद्द करेंगे वो चलेगा,
हम बीजेपी को, अगर ये काम ये नहीं करता तो मेरे को जरूरत नहीं था बीजेपी का स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन मानने, मेरे को कोई ये नहीं थी, खुशी नहीं थी, लेकिन इसके वजह से मेरे को बनाना पड़ा। और उस दिन ये लोग ने कसम खाई थी हम युति नहीं करेंगे राष्ट्रवादी से। तो भी गावित साहब एक दिन मेरे पास आए थे, मेरे को बोला अपने को कांग्रेस का और आपका युति करने का, मैं बोला उनको टाइम दिया था मैंने 15-20 दिन के बाद में आपको बताता हूँ। वो बेचारे मेरे पास कभी आए नहीं बाद में। और हमारे खासदार साहब उनके घर पे गए थे मुजफ्फर के युति के बारे में, तो वो तो सब आड़ा टेढ़ा बात करना चालू किया, ये पैसे खाते हैं, ये करते हैं, टेंडर वो लेते हैं, टेंडर ये करते हैं। अगर उसने साबित किया कि गिलबर्ट मेंडोजा ने या के बच्चे ने या फैमिली में किसने टेंडर लिया है, उस दिन मैं आमदारकी का राजीनामा दूंगा। खाली झूठे आरोप करके कुछ चलता नहीं। पब्लिक को मालूम है मैं जो साफ सुथरा काम कर रहा हूं। पब्लिक आप भी देखते होंगे, आप तो कभी आते हैं महीने में 2 महीने में, तो कभी आप आते तो हमको खुद को शर्म लगता है कि आप आते हैं, बेचारे आपको 15-15, 20-20 मिनट बाहर रुकना पड़ता है। और आप भी समझदार है, आप समझते हैं कि बाबा पब्लिक इतना है, लोग सुबह से आए, उनका काम होना चाहिए, आप बैठे, इसके लिए मैं आपको थैंक्स देता हूँ। तो खाली झूठे नाते वादे करके, झूठे नाते बोखला के, हमको उसमें कोई मजा नहीं आता। एक चीज़ ये थी कि 50 लाख के ऊपर कोई भी काम करना है तो महासभा का बुलाया जाना अनिवार्य है। क्यों नहीं महासभा बुलाई गई है? अगर हम कांग्रेस से सवाल पूछते हैं तो बोलते पदवीधर का वो लगा था आचार संहिता, लेकिन पदवीधर का आचार संहिता लगने के 2 महीना हो गए अभी आज, लेकिन 5 महीने से आज जनरल सभा नहीं लगा। 5 महीने के जो 78 करोड़ के जो मैंने काम पास करके लिया था कमिश्नर साहब से, सब उसका सिर्फ टेंडर खोलने का जनरल बॉडी में उसका मंजूरी लेके हमको सब टेंडर निकालने का था। लेकिन इन्हों को मालूम है कि ये सब क्रेडिट आमदार साहब को जाने वाला है, आगे इलेक्शन आ रहा है, उसके लिए ये लोगों ने जनरल बॉडी से लगाया ही नहीं और वो लोगों का काम अधूरा रह गया। उसके लिए मैं लोगों को समझाया कि ये तुम्हारा काम पास हुआ है और ये अब इलेक्शन खत्म होने का नया बॉडी आएगा, उसमें पास करके मैं आप लोगों का काम करके दूंगा। एक साफ सी बात गिलबर्ट मेंडोजा मीरा भाईंदर के मतदाताओं से कह रहे हैं कि अगर वो उनकी पार्टी को वोट करते हैं और अगर एनसीपी पूर्ण रूप से बहुमत में आती है तो पिछले ही पंचवर्षीय योजना में तकरीबन 78 करोड़ से ज़्यादा के प्रस्ताव पास हो चुके थे। ये बात सत्य है कि महासभा नहीं बुलाई गई। इसके विषय में अपने अपने तर्क हैं। कांग्रेस कभी कहती है कि ब्रेन हेमरेज हुआ था महापौर को इसलिए नहीं बुला पाए, तो कभी ये कहती है कि पदवीधर मतदार संघ के चुनाव थे इसके वजह से नहीं बुला पाए। लेकिन एक बात तो इन तमाम नेताओं से बातचीत करने के बाद साफ होती है कि फंड उपलब्ध था, लेकिन केवल आपसी इस क्रेडिट किसी को न मिल जाए, इसके चलते हमारे काम डिले हुए हैं। अब हम उम्मीद ये करते हैं कि अगली बार जो भी आए, चाहे गिलबर्ट मेंडोजा जी की एनसीपी आए या फिर कोई अन्य दल सत्ता पे बैठे, चीज़ ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जो फंड है उसका सही ढंग से उपयोग किया जाए और जो लोगों के काम हैं उनको किया जाए। और ख़ासकर गिलबर्ट जी आपका बड़ा धन्यवाद अदा करूँगा और ख़ासकर एक ये बात कहूँगा कि मीरा रोड और भाईंदर की सीमाओं को तोड़ के पूरा मीरा भाईंदर एक किया जाए। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने अभी बोला क्या उसने कहा क्या महापौर का ब्रेन हेमरेज था तो उप महापौर रहता है और वो जेबी चला सकता है, लेकिन उनको चलाने का ही नहीं था, उनको जेबी लगाने का नहीं था जनरल बॉडी। उसके लिए उसने ये किया क्या उनको मालूम है सब क्रेडिट गिलबर्ट मेंडोजा को जाएगी, राष्ट्रवादी को जाएगी, उसके वजह से तो ये लोग ने जनरल बॉडी नहीं लगा। ये लोगों का काम होएगा। आज लोगों के साथ में तो ये क्या यानी बदतमीजी किया है वो लोग ही उनको बता देंगे। क्या कहेंगे पूरी मीरा भाईंदर की जनता से एक एमएलए के नाते, एनसीपी पार्टी के हेड के नाते, और इस समय चुनाव है, अपने मतदाता से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं मतदाता से यही कहूंगा, आज तक मैं सरपंच से लेके आप ही लोगों ने मेरे को सरपंच बनाया, नगर अध्यक्ष बनाया, मेरे मिसेज को महापौर बनाया और मेरे को एमएलए बनाया। वो विश्वास आप लोगों ने मेरे ऊपर रखा है, वही विश्वास मेरे ऊपर रखो और हमारे राष्ट्रवादी पार्टी को बहुत भारी मतों से जिता के दो। ये मैं मीरा भाईंदर के जनता को। गिलबर्ट जी आपने समय मुंबई को इतना लंबा समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। बहरहाल गिलबर्ट मेंडोजा जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनके पास एक विजन है
हालांकि एक चीज़ यह है कि गिलबर्ट मेंडोसा जी के पीछे उनकी पार्टी और उनकी पार्टी के जो वरिष्ठ है, और ख़ासकर संजीव नाइक का नाम लेना यहाँ पे इसलिए ज़रूरी है कि वो भी एक युवा सांसद हैं और उन्होंने भी इस पूरे के पूरे भाईंदर, मीरा भाईंदर के चप्पे चप्पे को समझा है। और हम यही उम्मीद करते हैं कि एनसीपी के इन युवा और तजुर्बेदार लोगों की टीम सत्ता में आए और सत्ता में आने के बाद जो काम है, लोगों के जो काम है, उनको पूरी तरह से किया जाए। मीरा रोड फिर से एक बार यही कहा जाता है कि मुंबई जो कि आर्थिक महानगरी, आर्थिक राजधानी है पूरे देश की, उसका पड़ोसी शहर है, ये भी उसी तरह फले फूले और ये भी उसी तरह विकसित हो जिस तरह मुंबई विकसित होता है। बहरहाल यही उम्मीदों के साथ आज इस शो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। मुझे कैमरामैन संतोष सिंह और प्रतीक ठाकुर के साथ दीजिए इजाज़त। सारा